Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास यूनिट थर्ड की बात चल रही थी जिसका नाम था संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा। कल की क्लास में मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार की। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन कौन से होते हैं मैंने वो बताया था कल की क्लास में। ठीक है, आज मैं एक प्रकार के संक्रमण के बारे में और बताने जा रहा हूँ जो कि है डी संक्रमण। डी संक्रमण। आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, पिछली यूनिट में भी पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तभी हम आगे की बात चल पाएगी। ठीक है, मैंने पिछली यूनिट में पढ़ाया था कि हमारे पास डी कक्षक हैं, हमारे पास 5 डी कक्षक हैं और वो क्या करते हैं, वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जब धातु के पास कोई लिगैंड आता है, जब धातु के पास कोई लिगैंड आता है तो धातु के जो डी कक्षक हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हो जाते हैं कम ऊर्जा वाले और कुछ हो जाते हैं ज़्यादा ऊर्जा वाले। ठीक है, जिनको मैंने नाम दिया था ईजी और जिसको नाम दिया था T2G। ठीक है, अब मैंने डी संक्रमण में ये बताया था अगर इस डी कक्षक से इस डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का जो संक्रमण है वो हमारे पास कहलाता है डी संक्रमण। ये डी संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक कक्षक से दूसरे कक्षक में स्थानांतरण। ठीक है, तो यहाँ पे डी कक्षक से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डी से डी में जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डी संक्रमण। और इन संक्रमणों के कारण ही हमें संकुल का जो रंग है वो दिखाई देता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी नई बात है, थोड़ी सी अलग बात है। मैंने आपको डी संक्रमण बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको मैंने रिकॉल करवा दिया। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ एक बार। अब देखो, जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है डी संक्रमण के लिए, डी संक्रमण के लिए चयन नियम। डी संक्रमण के लिए चयन नियम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो बार बार आता रहता है। ठीक है, इस यूनिट में मैं आपको मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिसमें से आपको आराम से एक टॉपिक मिल जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल लिमिटेड है, उन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूँ और जितने साल से मैं पढ़ रहा था तब से लेके अब तक लिमिट से बाहर कुछ नहीं आया है और अब भी नहीं आएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो बस मुझे फॉलो करते रहिएगा। और एक बात और बता दूं, मैं सोच रहा हूं किसी दिन जो पिछली वाली यूनिट है और जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, अलग से क्वेश्चनों की वीडियो बनाऊंगा जो मोस्ट क्वेश्चन हैं और उनको सोल्व कराऊँगा। ठीक है, तो वो शायद लिंक आपको ना मिले, लेकिन मैं चैनल पर सीधे ही डाल दूँगा। तो आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैंने वीडियो डाल दी। आप चैनल पे जाके कभी भी देख सकते हो, और नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो डी संक्रमण के लिए चयन नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डी संक्रमण कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, डी संक्रमण किस स्थिति में पॉसिबल है और किस स्थिति में पॉसिबल नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं। डी संक्रमण की संभावना की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसमें दो नियम हैं। तो आज का जो नियम है वो है लैपोर्टे का नियम, ठीक है, या फिर इसका जो नाम है वो है लैपोर्टे कक्षक चयन नियम। चयन नियम नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। लैपोर्टे वैज्ञानिक का नाम है, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, चयन यानी कि सिलेक्शन और नियम यानी कि रूल। ठीक है, नाम से कुछ नहीं है, इसके अंदर की बात करनी है हमको। ठीक है, अब लैपोर्टे ने क्या कहा, हमें वो चीज देखनी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा, लैपोर्टे ने कहा, ध्यान से सुनना, केवल वो वाले संक्रमण होते हैं या केवल वो वाले संक्रमण अनुमत हैं, अनुमत यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, केवल वो वाले संक्रमण अनुमत हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण G से U में हो या U से G में हो, G से U में हो या U से G में हो। ठीक है, सम से विषम में हो या विषम से सम में हो, सम से विषम में हो या विषम से सम में हो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। आप यही बोल रहे हो यार कुछ समझ में नहीं आया, सर ने क्या बताया कि ये जी क्या है, यू क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। तो मैं हूँ तो सही बताने के लिए, मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, टेंशन ही मत लीजिए। ठीक है, तो अब देखो सम की बात करते हैं, पहले ये जी की बात करते हैं। ठीक है, तो जी की बात करें हम, सबसे पहले बात आती है जी की, यानी कि समकक्षक। समकक्षक जी को बोल रहे हैं समकक्षक। ठीक है, समकक्षक। ठीक है, अब समकक्षक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है ना, इसमें नाभिक है। ठीक है, इसमें नाभिक है। अब नाभिक से इस तरफ जाने पर और नाभिक से दूसरी तरफ जाने पर, यानी कि नाभिक से दोनों तरफ समान दूरी पर जाने पर, नाभिक से दोनों तरफ समान दूरी पर जाने पर हमें एक जैसी स्थिति मिलती है। ठीक है, या हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें, तो हमें एक जैसा तरंग फलन मिलता है, वेव फंक्शन मिलता है। यानी कि कोई भी स्थिति है, जैसी स्थिति यहाँ पे होगी, जैसा भाग यहाँ होगा वैसा ही भाग यहाँ पे होगा, कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, आप तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, समकक्षक किसे कहते हैं, नाभिक से दोनों तरफ समान दूरी पर जाने पर हमें समान तरह के, हमें एक जैसे चिन्ह मिलते हैं, है ना। इन चिन्हों को ही हम किससे दिखा रहे हैं, तरंग फलन से। समान तरंग फलन दिख रहा है, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ठीक है, जब समान होगा तो इस तरीके के ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, समकक्षक। क्लियर है। ठीक है, समकक्षक जैसे S, ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जिसमें दो पालियां पाई जाती है, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में इस वाले बिंदु से यहां जाने पर हमें माइनस मिल रहा है, यहां जाने पर भी माइनस मिल रहा है, ऊपर जाने पर प्लस मिल रहा है और नीचे जाने पर प्लस मिल रहा है, यानी कि समान चीज मिल रही है, समान चिन्ह मिल रहे हैं। ठीक है, और जब समान स्थिति मिलेगी, हमको समान स्थिति मिलेगी, तो ऐसा जो ऑर्बिटल है, ऐसा जो कक्षक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, समकक्षक कहलाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कि केंद्र बिंदु से, मध्य बिंदु से दोनों तरफ समान दूरी पर जाने पर एक समान चिन्ह मिलते हैं या एक समान तरंग फलन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे कक्षक समकक्षक कहलाते हैं। क्लियर है।
अब बात आती है विषम कक्षक की। किसकी बात आती है बच्चों? विषम कक्षक की। ठीक है, विषम कक्षक क्या होता है? अनग्रेड, इसको हम बोलते हैं अनग्रेड। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या चीज है? ठीक है, बड़ी शानदार चीज है। अगर हमारे पास केंद्र बिंदु से समान दूरी पर, दोनों तरफ समान दूरी पर जाने पर अलग अलग चिन्ह मिलते हैं, अलग अलग तरंग फलन मिलता है। जैसे इस बिंदु से यहाँ जाएंगे तो प्लस, इस बिंदु से यहाँ जाएंगे तो माइनस। अगर समान तरंग फलन मिलता है तो इस प्रकार का जो ऑर्बिटल है वो विषम कक्षक कहलाता है, अनग्रेड ऑर्बिटल कहलाता है, विषम कक्षक कहलाता है। ठीक है, क्या? केंद्र बिंदु से समान दूरी पर यहां जाओ और फिर यहां जाओ, ठीक है, अलग अलग चीज मिले, ठीक है, तो विषम। सेम चीज मिले, समान चिन्ह मिले, समान तरंग फलन मिले तो उसको हम बोलते हैं सम, और इसको हम बोलते हैं विषम। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास सम की बात हो गई, विषम की बात हो गई। ध्यान से सुनना, ये बुक्स में से समझ में नहीं आएगा, ना नोट्स में से समझ में आएगा, यहाँ देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद नोट्स देखना, आराम से समझ में आएगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब हमारा नियम क्या था? हमारा नियम था सम से विषम में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और विषम से सम में जा सकते हैं। ठीक है, सम से विषम में जा सकते हैं, विषम से सम में जा सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक मिनट, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे समकक्षक हो गए, विषम कक्षक हो गए। अब मैं देखो यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं इन कक्षकों को तो आपने देख ही लिया, ठीक है, तो समकक्षक और विषम कक्षक। समकक्षक कौन कौन से हो गए? S और D, और विषम कक्षक कौन सा हो गया? P। मैं सिर्फ अब नाम लिख रहा हूँ, आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने देख ली होगी। ठीक है, अब नियम क्या है? सम से विषम में जा सकते हैं और विषम से सम में जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास कौन कौन से संक्रमणों को अनुमति मिलेगी, कौन कौन से संक्रमण क्या है, पॉसिबल हैं, कौन कौन से संक्रमण पॉसिबल हैं। यानी कि हमारे पास S से P कक्षकों में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, S से P में जा सकता है, ठीक है, P से D में जा सकता है, S से P में जा सकता है, P से D में जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा वर्जित संक्रमण कौन कौन से हैं? वर्जित संक्रमण कौन कौन से हैं? ठीक है, वर्जित संक्रमण कौन कौन से हैं? देखो, वर्जित संक्रमण का मतलब है जो संक्रमण पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस नियम के अनुसार जो संक्रमण पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वर्जित संक्रमण यानी कि यहां साइड में लिख देता हूं, जो संक्रमण नहीं हो सकते, कौन से? G से G में नहीं जा सकता और U से U में नहीं जा सकता, है ना। सम से सम में नहीं जा सकता और विषम से विषम में नहीं जा सकता। ग्रेड टू ग्रेड पॉसिबिलिटी नहीं है और अनग्रेड टू अनग्रेड पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, वर्जित संक्रमण हमारे पास कौन सा है? हमारे पास S से S में नहीं जा सकता, ठीक है, S से S में नहीं जा सकता, S से D में नहीं जा सकता, क्योंकि D भी हमारे पास समकक्षक है और S भी हमारे पास समकक्षक है, ठीक है। और किस में नहीं जा सकता? D से D में नहीं जा सकता, D से D में नहीं जा सकता, और P से P में नहीं जा सकता, P से P में नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गए? वर्जित संक्रमण हो गए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कौन से संक्रमण हो सकते हैं और कौन से नहीं। थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूं,
अब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास S कक्षक है और यहाँ पे हमारे पास ये 1s है, ये 2s है। तो आप ये बताइए इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है? इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव है क्या? है क्या संक्रमण संभव? नहीं है, ये संक्रमण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि S हमारे पास क्या है? सम है। ठीक है। अच्छा ये बताइए ये P से और P में जा सकता है क्या? 2P है, ये 3P है, तो इससे इसमें जा सकता है क्या? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? विषम है। तो सम से सम में नहीं जा सकता, विषम से विषम में नहीं जा सकता। अच्छा D से D में जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो कि कौन सा संक्रमण पॉसिबल है और कौन सा संक्रमण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते ही पता लग जाएगा हमको। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, और कुछ भी देखना है तो आप बता दीजिए, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, S से P में जा सकता है? S से P में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, हमने लिखा है। तो ये वाला संक्रमण हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे की बात आती है। मैं सोच रहा था आगे की बात मैं कल करूं, लेकिन मैं आज ही करूंगा। ठीक है, आज ही करूंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया? वो सोच रहे हैं कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कि डी से डी में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है, और पिछली सारी क्लासों में सर ने हमारा दिमाग खाया। पिछली सारी क्लास में सर ने हमारा दिमाग खाया कि डी कक्षकों को दो भागों में बांट देते हैं और फिर नीचे वाले कक्षक से ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। सर ने हमारा इतना दिमाग खाया है पिछली 6-7 क्लासों से कि डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और अब जाकर ये बोल रहे हैं कि डी से डी में संक्रमण हो ही नहीं सकता, डी से डी में संक्रमण पॉसिबल है ही नहीं। सर अपनी बात से कैसे बदल गए? सर अपनी बात से कैसे बदल गए? भाई मैं नहीं बदला, जो नियम कह रहे हैं हम उन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब कुछ सोच रहे होंगे तो सर अब बताओ तो सही आखिर ये माजरा क्या है? तब तो डीडी संक्रमण हो रहा था और अब डीडी संक्रमण नहीं हो रहा। अब ऐसा क्या हो गया कि डीडी संक्रमण आपने हटा दिया? अब आप मना कर रहे हो, पहले कह रहे थे होता है, फिर कह रहे नहीं होता। अपनी बात पे टिके तो रहो। भाई मैं अपनी बात पे टिका हूं। ठीक है, मैंने लेपोर्टे का नियम बताया कि डीडी संक्रमण नहीं होता लेपोर्टे के अनुसार, लेकिन किन स्थितियों में डीडी संक्रमण हो सकता है और किन स्थितियों में डीडी संक्रमण नहीं हो सकता? क्या हमने जो पहले पढ़ा था वो पॉसिबल है या फिर जो हमने अब पढ़ा था वो सही है? कौन सा सही है, पहले वाला सही है या अब सही है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमने चाहिए, है ना? घूम रहे होंगे आप में से कुछ लोगों के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को घुमाते रहिए, इन क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा आपको अगली क्लास में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, और अगली क्लास मत भूलना।